लिस्ट्स हैं काफ़ी सारी। इनमें हाल के और आने वाले सम्मेलन हैं, कुछ सैन्य अभ्यास, खास दिन और यहाँ तक कि कुछ नई किताबें भी। ये सब फैला हुआ है मान लीजिए 2024 के आखिर से लेके 2025 तक। जी। अब देखिए, सिर्फ लिस्ट देखना तो वो तो ठीक है, पर हमारा मकसद थोड़ा अलग है। हम कोशिश करेंगे कि इन बिखरी हुई जानकारियों के पीछे का पैटर्न समझें। मतलब क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब मिलकर भारत की जो प्राथमिकताएं हैं या दुनिया में उसकी जो भूमिका बन रही है उसके बारे में क्या कहानी कह रहे हैं। सही कहा। तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले ये जो सम्मेलन और शिखर बैठकें हैं, लिस्ट तो लंबी है पर कुछ चीजें खास तौर पर ध्यान खींचती हैं। जैसे टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर है। नई दिल्ली में दूसरा इंडिया मेडटेक एक्सपो है सितंबर 2025 में, और समुद्री क्षेत्र में टेक्नोलॉजी पर आईटी कॉन्क्लेव अगस्त 2025 में। तो क्या ये बस रूटीन इवेंट्स हैं या कुछ बड़ा संकेत दे रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है ये सिर्फ रूटीन नहीं है। देखिए, मेडटेक एक्सपो का होना दिखाता है कि भारत हेल्थ केयर में आत्मनिर्भरता और इनोवेशन पर कितना फोकस कर रहा है। ये बहुत जरूरी है। हाँ। और जो समुद्री टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव है, हाँ। वो भारत के सागर विजन से जुड़ता है, मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अच्छा। और ब्लू इकोनॉमी को भी बढ़ावा देने की कोशिश है। अच्छा। तो टेक्नोलॉजी सिर्फ शहरों तक नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी जा रही है, ये सोच दिख रही है। हाँ, और पर्यावरण भी, वो भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जैसे तीसरा विश्व जल शिखर सम्मेलन है जुलाई 2025 में दिल्ली में, फिर वो सूफालम। हाँ, स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स, अप्रैल 2025 हरियाणा, जी, जो कृषि और फूड प्रोसेसिंग में नए आइडियाज को बढ़ावा देता है। और जलवायु परिवर्तन पर भी एक कॉन्क्लेव है फरवरी 2025 में। तो ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सस्टेनेबिलिटी मतलब सतत विकास अब सिर्फ बातों में नहीं है, वो भारत की पॉलिसी का एक अहम हिस्सा बन रहा है। विश्व जल शिखर सम्मेलन तो पानी की कमी और मैनेजमेंट की जो चुनौतियां हैं उनको सामने लाता है। भारत जैसे देश के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल है। बिल्कुल। और SUFALM जैसे मंच वो एग्रीकल्चर में इनोवेशन को टिकाऊ तरीकों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब मिलकर दिखाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ पर्यावरण का बैलेंस बनाने की एक सोची समझी रणनीति है। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत काफी एक्टिव दिख रहा है। जैसे विशाखापट्टनम में दूसरा बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव है जुलाई 2025 में, भारत ही होस्ट कर रहा है। जी, बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का समूह। और फिर ब्राजीलिया में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के बैठक भी है मई 2025। उसका विषय भी दिलचस्प है, समावेशी और सतत वैश्विक शासन के लिए वैश्विक तक्षशिल सहयोग को मजबूत करना। बिल्कुल, ये भारत के बढ़ती हुई जो ग्लोबल महत्वाकांक्षाएं हैं और एक लीडरशिप रोल निभाने की जो इच्छा है उसको दिखाता है। अच्छा। हाँ, बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव की मेजबानी करना दिखाता है कि भारत रीजनल कनेक्टिविटी और ट्रेड को कितना महत्व दे रहा है, खासकर जब आप चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हैं। और ब्रिक्स का विषय तो साफ बताता है कि भारत ग्लोबल साउथ मतलब विकासशील देशों की आवाज बनना चाहता है और जो मौजूदा ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें सुधार की बात कर रहा है। ये सिर्फ वहां होना नहीं है बल्कि एजेंडा सेट करने की कोशिश है। तो मतलब ये सम्मेलन सिर्फ अलग अलग टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत की जो घरेलू प्राथमिकताएं हैं जैसे टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और जो उसकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी है जैसे क्षेत्रीय सहयोग, ग्लोबल साउथ लीडरशिप, इन सब का एक मिलाजुला प्रतिबिंब है। हाँ, और इसमें एक और धागा है सुरक्षा का। जैसे साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप की बैठक है जनवरी 2025 में दिल्ली में, या फिर भारत न्यूजीलैंड रक्षा स्ट्रैटेजिक वार्ता अगस्त 2025 में। अच्छा। तो ये दिखाता है कि आर्थिक और पर्यावरण के मुद्दों के साथ साथ सुरक्षा सहयोग भी भारत की विदेश नीति का एक अहम पिलर है। ये सारे क्षेत्र टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ, इकोनॉमी, सुरक्षा अब अलग अलग नहीं देखे जा सकते। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, और सुरक्षा सहयोग की बात की आपने तो ये हमें सीधे ले जाता है सैन्य अभ्यासों की तरफ। यहाँ भी लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन कुछ खास पैटर्न दिखते हैं। द्विपक्षीय अभ्यास तो बहुत है जी। श्रीलंका के साथ स्लीनेक्स, जापान के साथ धर्म गार्जियन, फ्रांस के साथ वरुण, नेपाल के साथ सूर्य किरण। ये क्या दिखाते हैं? ये जो द्विपक्षीय अभ्यास है ना, ये भारत के मजबूत और काफी विविध डिफेंस रिश्तों को दिखाते हैं। हर अभ्यास का एक खास मकसद होता है। जैसे जापान के साथ धर्म गार्जियन, वो जमीनी सेना के बीच तालमेल बढ़ाता है, खासकर आज के बदलते सिक्योरिटी माहौल में।
फ्रांस के साथ नौसैनिक अभ्यास वरुण वो हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा और फ्रांस के साथ जो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसे मजबूत करता है। नेपाल के साथ सूर्य किरण पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन और काउंटर टेररिज्म पर फोकस करता है। तो ये सिर्फ दोस्ती निभाना नहीं है, बल्कि अलग अलग देशों के साथ मिलकर अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बेहतर बनाना है। और फिर मल्टीलेटरल अभ्यास भी हैं, बड़े वाले। जैसे मिस्र में ब्राइट स्टार है अगस्त-सितंबर 2025 में, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। या मंगोलिया में खान क्वेस्ट जून 2025 में, वो एक पीस कीपिंग अभ्यास है। जी। और हम मालाबार तो है ही, अक्टूबर 2024 वाला, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका मतलब क्वाड देश थे। इनका क्या महत्व है? ये जो बहुपक्षीय अभ्यास हैं, ये दिखाते हैं कि भारत की स्वीकार्यता बढ़ रही है और वो बड़ी शक्तियों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता रखता है। अच्छा। मालाबार जैसे अभ्यास वो इंडो पैसिफिक रीजन में एक रूल बेस्ड ऑर्डर बनाए रखने के लिए जरूरी है और चीन की बढ़ती आक्रामकता के जवाब में भी एक महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। सही। और खान क्वेस्ट जैसे पीस कीपिंग अभ्यास वो संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भारत के योगदान और उसकी सॉफ्ट पावर को भी दिखाते हैं। ये अभ्यास भारत को एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार के तौर पर पेश करते हैं, जो रीजनल और ग्लोबल स्थिरता में योगदान देने को तैयार है। इसमें एक और दिलचस्प बात है, मानवीय सहायता और आपदा राहत पर फोकस, HADR जिसे कहते हैं। जैसे अमेरिका के साथ टाइगर ट्रायम्फ है जी। अप्रैल 2025 में। हाँ। और घरेलू स्तर पर भी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सलवाद के खिलाफ और ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में जैसे ऑपरेशंस का जिक्र है लिस्ट में। बिल्कुल। HADR अभ्यास दिखाते हैं कि भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी सिर्फ लड़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों में तेजी से मदद पहुंचाने के लिए भी तैयार है। ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की भारत की जो आकांक्षा है उससे मेल खाता है, मतलब रीजन में सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला देश। और जो घरेलू ऑपरेशंस हैं वो दिखाते हैं कि आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां भी लगातार बनी हुई हैं और उनसे निपटा जा रहा है। तो कुल मिला के ये अभ्यास भारत की 360 डिग्री सुरक्षा रणनीति दिखाते हैं। हाँ, मतलब पड़ोसियों के साथ संबंध, बड़ी शक्तियों के साथ साझेदारी, मल्टीलैटरल मंचों में भागीदारी, नॉन ट्रेडिशनल खतरों से निपटना और आंतरिक सुरक्षा, सब कुछ। चलिए अब जरा इन महत्वपूर्ण दिवसों और उनके विषयों पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस, थीम है एक सतत भविष्य के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना। और 28 फरवरी 2025 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, थीम है विकसित भारत के लिए भारतीय युवाओं को विज्ञान और नवाचार में सशक्त बनाना। ये विषय क्या कहते हैं? ये विषय सीधे तौर पर भारत की जो राष्ट्रीय आकांक्षाएं हैं उनसे जुड़े हैं। शिक्षक दिवस का विषय शिक्षा को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ता है। ये दिखाता है कि भविष्य बनाने में शिक्षकों की भूमिका कितनी अहम मानी जा रही है। हाँ। और विज्ञान दिवस का थीम तो साफ तौर पर विकसित भारत के लक्ष्य और उसमें साइंस, टेक और युवाओं की भूमिका को अंडरलाइन करता है। ये सिर्फ रस्मी घोषणाएं नहीं है, ये देश की प्राथमिकताओं का संकेत है। और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के विषय भी काफी कुछ कहते हैं, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2025, स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। जी, अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के विषय अक्सर जो ग्लोबल चुनौतियां हैं और हमारे जो साझा लक्ष्य हैं उनको दर्शाते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण, स्वास्थ्य, योग के जरिए होलिस्टिक वेलनेस, ये ऐसे मुद्दे हैं जो किसी एक देश तक सीमित नहीं है। सही बात है। इन विषयों को अपनाना दिखाता है कि भारत खुद को वैश्विक चिंताओं से जुड़ा हुआ महसूस करता है और उनके समाधान में अपनी भूमिका देखता है। योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य तो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की सोच और हेल्थ को एक ग्लोबल पब्लिक गुड मानने के विचार को भी दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी कुछ आने वाले अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किए हैं, वो भी ध्यान देने लायक हैं। 2026 महिला किसानों का वर्ष, 2027 सतत पर्यटन का वर्ष और 2029 क्षुद्र ग्रह जागरूकता और अंतरिक्ष मिशन का वर्ष। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष उन मुद्दों पर ग्लोबल अटेंशन फोकस करने का एक तरीका है जिन्हें लंबे समय तक प्राथमिकता देने की जरूरत है। जैसे महिला किसानों का वर्ष, वो कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर देता है। सतत पर्यटन का वर्ष
वो टूरिज्म के पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले असर को बैलेंस करने की चुनौती को हाईलाइट करता है। और क्षुद्र ग्रह व अंतरिक्ष मिशन का वर्ष वो भविष्य की संभावनाओं और खतरों दोनों की तरफ इशारा करता है। तो ये दिखाते हैं कि दुनिया किन बड़ी चुनौतियों और मौकों पर अगले दशक में फोकस करने वाली है। बिल्कुल। तो मतलब ये दिवस और सप्ताह सिर्फ कैलेंडर पर तारीखें नहीं है, बल्कि ग्लोबल और नेशनल लेवल पर जो बहस चल रही है, जो प्राथमिकताएं हैं, उनका आईना है। लेकिन क्या ये सिर्फ अवेयरनेस तक ही सीमित है या जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव भी लाते हैं? ये एक जरूरी सवाल है। ये दिन निश्चित रूप से जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं, पॉलिसी डिबेट शुरू करते हैं, लोगों को एक्शन के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ। लेकिन इनका असली असर इस बात पर निर्भर करता है कि सरकारें, संस्थाएं और हम नागरिक इन विषयों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और उन्हें जमीनी हकीकत में बदलने के लिए क्या कदम उठाते हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं कि सालाना रिमाइंडर है या प्रगति जांचने का मौका देते हैं। हाँ। आखिर में जरा इन किताबों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। लिस्ट में राजनीति पर किताबें हैं, जैसे मोदीज नीति शास्त्र, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। जीवनी है रतन टाटा रामानुजन। सामाजिक मुद्दे, जाति व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था, इंडिया बिफोर द अंबानीज और इतिहास, ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर जैसी कई विधाएं शामिल हैं। हाँ, ये किताबें दिखाती हैं कि समाज किन विषयों में रुचि ले रहा है। राजनीतिक हस्तियों और नीतियों पर जो किताबें हैं वो समकालीन राजनीति को समझने की कोशिश दर्शाती हैं। जीवनी वो प्रेरणा और लीडरशिप के सबक तलाशने की प्रवृत्ति दिखाती है। सामाजिक मुद्दों पर किताबें बताती हैं कि पुरानी समस्याएं अभी भी बहस के केंद्र में हैं और नए समाधान तलाशे जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था और इतिहास पर किताबें हमें वर्तमान को समझने के लिए अतीत में झांकने की जरूरत याद दिलाती हैं। क्या इनमें से कोई किताब उन बड़े ट्रेंड से जुड़ती है जिनकी हमने पहले बात की, जैसे विकसित भारत या भारत की वैश्विक भूमिका पर कोई रोशनी डालती हैं? बिल्कुल। जैसे मोदीज नीति शास्त्र या अमिताभ कांत की G20 अध्यक्षता पर जो किताब है हाउ इंडिया स्केल्ड MR20, वो सीधे तौर पर भारत की हालिया वैश्विक पहलों और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ती है। अच्छा। डॉक्टर YS राजन की डॉक्टर कलाम पर आधारित किताब लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, वो विज्ञान और इनोवेशन की उस भावना से जुड़ती है जिसे हमने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के थीम में देखा। जी। कल्पना सरकार की द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ विमेन, वो महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है। तो ये किताबें उन बड़े विचारों और बदलावों को व्यक्तिगत कहानियों और विश्लेषणों के जरिए सामने लाती हैं। तो आज हमने इन अलग अलग लिस्ट को खंगाल कर देखा कि कैसे सम्मेलन, सैन्य अभ्यास, महत्वपूर्ण दिवस और किताबें, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं और भारत की कहानी कह रहे हैं। सार क्या निकलता है इसका? निचोड़ क्या है? देखिए, कुल मिलाकर देखें तो ये सारी जानकारी एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश करती है जो एक साथ कई मोर्चों पर सक्रिय है, एक्टिव है। एक तरफ वो टेक्नोलॉजी, सतत विकास, स्वास्थ्य जैसी अपनी घरेलू जरूरतों पर ध्यान दे रहा है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल स्टेज पर अपनी भूमिका बढ़ा रहा है, चाहे वो क्षेत्रीय सहयोग हो जैसे बिम्स्टेक, आसियान, या विकासशील देशों का नेतृत्व हो, ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ, या फिर प्रमुख शक्तियों के साथ रणनीतिक साझेदारी, क्वाड, फ्रांस, अमेरिका। तो क्या ये सब मिलकर किसी एक बड़ी दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं? हाँ, ऐसा लगता तो है। ऐसा लगता है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए एक मल्टीपोलर दुनिया में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। एक पुल की तरह। हाँ, कह सकते हैं। एक पुल की तरह काम करना चाहता है विकसित और विकासशील देशों के बीच, पारंपरिक और उभरती शक्तियों के बीच। लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी हैं। घरेलू विकास की जरूरतों और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के बीच बैलेंस साधना, बढ़ती जियोपॉलिटिकल कंपटीशन को नेविगेट करना और जो कहा जा रहा है उसे जमीन पर उतारना। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इन सभी गतिविधियों के बीच ये सम्मेलन, अभ्यास, पहल, वो कौन सा एक अंडरकरंट या अंतर्निहित विचार है जो भारत के अगले दशक को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है? क्या वो आत्मनिर्भरता है, या विश्व गुरु बनने की आकांक्षा है, या फिर सिर्फ वैश्विक अनिश्चितता के बीच अपने हितों को सुरक्षित करने की एक व्यवहारिक रणनीति? दिलचस्प सवाल है, इस पर जरूर सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगर IAS Zen का ये लेक्चर आपको पसंद आया हो
तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा देता है और शेयर करने से ये ज्ञान उन दोस्तों तक भी पहुंचेगा जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं।